हेलो एवरीवन, स्टोरी टेलर शिवानी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंग्लो नॉर्मन पीरियड के बारे में। ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इस सीरीज की मेरी थर्ड वीडियो है। पहली दो वीडियोस में मैंने एंग्लो सैक्सन पीरियड को डिस्कस किया है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो जरूर देखिएगा और लेट मी नो व्हाट एल्स शुड आई ऐड इन दीज वीडियोस और इफ इट इज हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं मिडिल इंग्लिश पीरियड के बारे में। तो ये पीरियड कब से कब तक रहा, इसके स्कॉलरी ओपिनियन वैरी करते हैं, लेकिन ये बेसिकली 1066 AD से स्टार्ट हुआ एंड दिस गोज टू 1500 AD। और इस टाइम पीरियड को तीन पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट इज बिफोर चॉसर, दैट इज फ्रॉम 1066 to 1300 AD. Then the age of Chaucer, that is from 1300 to 1400 AD. And then age of revival or the middle English period after Chaucer, that is from 1400 to 1550. तो इसे तीन पार्ट्स में बांटा गया है और इस वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज मिडिल इंग्लिश लिटरेचर बिफोर द एज ऑफ चॉसर। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने ब्रीफ में बताया था कि कैसे एंग्लो सैक्सन पीरियड खत्म हुआ, पर लेट्स डिस्कस इट अगेन, दैट इज द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। और नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ये एक बाउंड्री लाइन है। इसके पहले का पीरियड एंग्लो सैक्सन और इसके बाद का पीरियड एंग्लो नॉर्मन। तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 1066 AD में नॉर्मन्स, ब्रिटॉन्स, फ्लेमिश और दूसरे फ्रांसीसी प्रांतों के लोगों से बनी सेना ने, जिसे ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी या विलियम द कॉन्क्वरर द्वारा लेड किया गया था, इन्होंने इंग्लैंड पर कब्जा कर लिया। नॉर्मैंडी फ्रांस की एक जगह है, तो विलियम की सेना ने उस समय एंग्लो सैक्सन के राजा हैरोल्ड गॉडविंसन की सेना को बैटल ऑफ हॉस्टिंग्स, जो कि 14 अक्टूबर 1066 AD में लड़ी गई थी, इसमें हैरोल्ड को हरा दिया। और अब उसी साल क्रिसमस के दिन विलियम को थ्रोन मिला और इस पीरियड को एंग्लो नॉर्मन पीरियड के नाम से जाना जाने लगा। क्योंकि विलियम केम फ्रॉम द प्लेस कॉल्ड नॉर्मैंडी और एंग्लो सैक्सन्स और जूट्स तो वहां थे ही, तो कुछ पार्ट इनसे और नॉर्मैंडी से मिलकर बना एंग्लो नॉर्मन पीरियड। तो ये था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब आगे कि इस विलियम द कॉन्क्वरर के आने से नॉर्मन लैंग्वेज को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया गया और फिर इंग्लैंड के नोबल्स द्वारा फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाने लगी। फ्रेंच कल्चर आ गया, तो जो नेटिव इंग्लिश लैंग्वेज थी उसका इंट्रोडक्शन फ्रेंच लैंग्वेज से हुआ और इसे ही ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में चुना गया। तो अब राजा और उनके ऑफिशियल्स फ्रेंच बोलते थे और कॉमन पीपल अपनी डायलेक्ट्स का यूज करते। हालांकि लैटिन लैंग्वेज का भी इन्फ्लुएंस रहा ही, क्योंकि लैटिन रिलीजन टेक्स्ट के रूप में एंग्लो सैक्सन पीरियड से ही प्रेजेंट थी। और इस पीरियड में और भी कई चीजें हुई, जैसे लंदन इंग्लैंड की कैपिटल सिटी बन गई और एजुकेशनल एपिसेंटर भी। और दो मेन यूनिवर्सिटीज, दैट इज ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज भी इसी पीरियड में स्टैब्लिश की गई थी। ऑक्सफोर्ड 1167 में और कैम्ब्रिज 1209 में। हालांकि एंग्लो नॉर्मन लैंग्वेज को 14th सेंचुरी तक ही यूज किया गया और हेनरी IV के शासनकाल में इंग्लिश इंग्लैंड के राजाओं की नेटिव टंग बन गई और लैंग्वेज काफी चेंजेस से गुजरी और ओल्ड नॉर्मन की लैंग्वेज से डिस्टिंग्विश की जाने लगी। जैसे कुछ वर्ड्स जिनके ड्यूअल वेरिएशंस रहे और नॉर्मन इन्वेजन के बाद
इन एंग्लो सैक्सन वर्ड्स को एंग्लो नॉर्मन से बोरो किया गया। जैसे डव एंग्लो सैक्सन ओरिजिन वर्ड है, इसके लिए पिजन ये ओल्ड फ्रेंच ओरिजिन वर्ड यूज किया जाने लगा। इसी तरह से किंगली के लिए रॉयल, ऑलमाइटी के लिए ओमनीपोटेंट, मदरली के लिए मैटरनल, वर्ड बुक के लिए डिक्शनरी, गोस्ट के लिए स्पिरिट, इटीसी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जितने भी इंग्लिश वर्ड्स हैं, अगर उनके रूट वर्ड्स को देखा जाए तो 60% इंग्लिश वर्ड के ग्रीक या लैटिन रूट्स हैं और 29% फ्रेंच रूट्स हैं। लैटिन क्योंकि एज वी रेड ओल्ड इंग्लिश पीरियड में रोमन्स का काफी इन्फ्लुएंस रहा, क्रिश्चियनिटी स्प्रेड की जा रही थी, तो लैटिन वर्ड्स डिक्शनरी में ऐड किए गए और नॉर्मन इन्वेजन के बाद फ्रेंच वर्ड्स ऐड किए गए। इसके अलावे इस एज में कई स्कूल और यूनिवर्सिटीज सेटअप की गई। एज आई टोल्ड यू, लंदन एजुकेशनल हब बना था। तो ये कैसे हुआ? तो 1330 तक पॉपुलेशन के सिर्फ 5% लोग ही लिख और पढ़ सकते थे। सिर्फ रिच फैमिलीज के बच्चे ही स्कूल जाया करते थे और एजुकेशन पूरी तरह से चर्च के हाथों में था। तो 14th सेंचुरी में 3 तरह के स्कूल थे: एलिमेंट्री सॉन्ग स्कूल, मोनास्टिक स्कूल और द ग्रामर स्कूल। और सिंस क्रिश्चियनिटी स्प्रेड कर रही थी, क्रूसेड यानी रिलीजियस वॉर्स हो रही थी, तो पोप ने क्रिश्चियंस से कहा कि वे ईस्टर्न कंट्रीज में जाए और वहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्रिश्चियंस में कन्वर्ट करे। तो ये लोग जब बाहर गए तो वहां के टेक्स्ट्स को पढ़ा, ग्रीक और रोमन कल्चर से अवेयर हुए। तो जब ये लोग वापस आए तो दे हैड एक्सेस टू अदर टेक्स्ट्स और उन लोगों ने खुद को एजुकेट करना शुरू कर दिया। और अब एजुकेशन बस चर्च तक सीमित नहीं रही, तो स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज सेटअप होने लगी। अब अगर बात करें एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर की, तो फ्रेंच एपिक बहुत शुरू में ही इंग्लैंड आया और माना जाता है कि चैंसन डी रोलैंड यानी सॉन्ग ऑफ रोलैंड को बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में गाया गया था। इसके अलावे चैंसन्स डी जस्टे के एंग्लो नॉर्मन मैन्युस्क्रिप्ट्स अभी तक सरवाइव कर पाए हैं। चैंसन्स डी जस्टे यानी सॉन्ग ऑफ हीरोइक डीड्स एक तरह की मिडीवियल नैरेटिव यानी टाइप ऑफ एपिक पोयम है। अगर बात करें पोएट्री की, तो इस पीरियड में 3 टाइप की पोयम्स मिलती हैं। फर्स्ट क्रॉनिकल्स, सेकंड रिलीजियस एंड डाइडेक्टिक और थर्ड द रोमांसेस। क्रॉनिकल यानी अ रिकॉर्ड और नैरेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ पास्ट इवेंट्स। तो इस पीरियड में कई क्रॉनिकल्स लिखे गए जिन्हें हिस्टोरियोग्राफी भी कहा जाता है। इसका सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है लेमन्स ब्रूट। इसे 1205 में लेमन के द्वारा लिखा गया था और ये 16,000 लॉन्ग एलिटरेटिव लाइन से मिलकर बनी है, जिसमें ब्रिटेन के इतिहास की बात की गई है, स्पेशली ओल्ड इंग्लिश पीरियड की। इसके अलावे रॉबर्ट ऑफ ग्लाउसेस्टर और रॉबर्ट मैनिंग ऑफ ब्रून भी फेमस ऑथर्स थे। नेक्स्ट टाइप है रिलीजियस एंड डाइडेक्टिक। डाइडेक्टिक यानी उपदेशक या शिक्षात्मक यानी इंस्ट्रक्टिव। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी इंग्लिश पीरियड में रिलीजियस पोएट्री हमेशा ही रही। द ऑल एंड द नाइटिंगेल एंड द कर्सर मुंडी इस टाइप की पोएट्री के सुप्रीम एग्जाम्पल्स हैं। द ऑर्मुलम, जो कि ऑर्म द्वारा 1200 सेंचुरी में लिखी गई, इसमें रिलीजियस होमिलीज हैं जो किसी कैनन रेगुलर यानी अ मेंबर ऑफ द क्लर्जी हु इज ऑन द स्टाफ ऑफ अ कैथेड्रल को एड्रेस की गई है। इसके अलावे द ओरिजिन टू आवर लेडी, जेनेसिस एंड एक्सोडस, द बेस्टियरी, द प्रोवर्ब्स ऑफ एल्फ्रेड, द एलिट्रेशन पोएम्स इस टाइप की पोएट्री के कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। थर्ड और लास्ट टाइप है रोमांसेस। तो इट हैज बीन पॉइंटेड आउट बाय सेवरल स्कॉलर्स
कि रोमांस का मतलब यहाँ वो रोमांस नहीं है। रोमांस का मतलब टू बी रोमांटिक शायद ही है, बल्कि इसका वर्च्यू इसकी मॉडर्निटी है, क्योंकि इसकी सेटिंग हमेशा मिडीवियल थी। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड में रोमांसेस के कोई टेक्स्ट नहीं थे, लेकिन इस पीरियड में वी फाइंड लॉट्स ऑफ रोमांसेस रिटन, और ये सब नॉर्मन से हुए फ्रेंच इन्फ्लुएंस का नतीजा था। लेकिन द रोमांसेस वैरी ग्रेटली बाय देयर सब्जेक्ट मैटर्स, और ये सब सब्जेक्ट मैटर से एक दूसरे से बहुत अलग थे, तो इन्हें कुछ कैटेगरीज में बांटा गया। दैट इज द मैटर ऑफ इंग्लैंड, द मैटर ऑफ ब्रिटेन, द मैटर ऑफ रोम द ग्रेट, द मैटर ऑफ फ्रांस। तो जिन रोमांसेस में इंग्लिश हिस्ट्री और इसके न्यूमरस हीरोज की बात की गई, जैसे किंग हॉर्न एंड हैवलॉक द डेन और गाई ऑफ वॉरविक और बेविस ऑफ हैम्पटन, तो इस ग्रुप को द मैटर ऑफ इंग्लैंड के नाम से जाना गया। नेक्स्ट, बहुत से रोमांसेस ऐसे थे जो क्लोजली या लूजली किंग आर्थर से रिलेटेड थे। इसमें किंग आर्थर की एक्टिविटीज शामिल थी। कुछ फेमस एग्जाम्पल्स हैं आर्थर एंड मर्लिन, योवेन एंड गोवेन और ग्रीन नाइट। तो ये मिडिल इंग्लिश रोमांस के फाइनेस्ट एग्जाम्पल हैं, और इस ग्रुप को कहा गया द मैटर ऑफ ब्रिटेन। द मैटर ऑफ रोम द ग्रेट के रोमांसेस में क्लासिकल थीम्स के रोमांसेस देखने को मिलते हैं, जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट के एक्सप्लॉइट्स यानी कारनामे, इसी तरह सीज ऑफ ट्रॉय के एक्सप्लॉइट्स। नेक्स्ट ग्रुप जो कैर्लेमैग्ने लेजेंड्स की चर्चा करता है, इन जनरल इसकी क्वालिटी लोअर थी। हालांकि कॉइलेजियर और सर फेरेम्ब्रस नोटवर्दी एग्जाम्पल्स हैं, और इस ग्रुप को कहा गया द मैटर ऑफ फ्रांस। तो ये थी एंग्लो नॉर्मन पीरियड की पोएट्री। प्रोज में कोई ऐसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट नहीं थे सिवाय द एनक्रीनी राइल और द एजन बाइट ऑफ इनविट के। अब अगर बात करें लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे। फर्स्ट, नॉन एलिटरेटिव, सेकेंड, राइम एंड मीटर, और थर्ड, सब्जेक्ट मैटर। फर्स्ट, नॉन एलिटरेटिव। तो जैसा कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड में हमें टेक्स्ट एलिटरेशन के साथ मिले, एलिटरेशन यानी द यूज ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर। तो एंग्लो नॉर्मन पीरियड में फ्रेंच इन्फ्लुएंस के कारण ये फीचर चेंज हुआ और अधिकतर टेक्स्ट नॉन एलिटरेटिव मिले। नेक्स्ट है राइम एंड मीटर। तो एंग्लो सैक्सन पीरियड में पोएट्री में कोई फिक्स्ड मीटर नहीं देखने को मिलता और पोएट्री अनराइम्ड थी, लेकिन एंग्लो नॉर्मन पीरियड की पोएट्री में राइमिंग देखने को मिलती है और मीटर या सिलेबिक पैटर्न भी शुरुआत होने लगी। और लास्ट फीचर है सब्जेक्ट मैटर। तो एंग्लो सैक्सन वर्स में वॉर और रिलीजन मेजर फीचर्स थे, मगर यहाँ उसकी जगह रोमांस ने ले ली, और यहाँ जो थीम ऑफ लव हमें देखने को मिलती है वो अर्दली लव नहीं पर आइडियल लव थी। आइडियल लव यानी जैसे लव ऑफ अ सोल्जर टू हिज कंट्री और हिज नेटिव लैंड। तो ये था हमारा एंग्लो नॉर्मन पीरियड। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एज ऑफ चौसर के बारे में। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल सनफ्लावर्स। थैंक यू।